पावर का ब्लेटेंट इस्तेमाल आप बोलते हैं कब होता है, जब आपको डर नहीं होता किसी चीज का। देखिए लालू जी की राजनीति बहुत क्लियर थी कि 2 कोर उनका वोट बैंक है, तो वो किस प्रकार से उस कॉलेज में गई ये सबको पता है। आज तेजस्वी कितना ये बोले कि हम क्रिकेट खेलते थे। एक फर्स्ट क्लास मैच है, 2 लिस्ट है और 4 T20, 7 मैच है, 7 झारखंड की तरफ से। फिर मैं इनफैक्ट एक दिन वो वीडियो देख रहा था कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और वहीं एक दलित बस्ती से गुजर रहे हैं और मुंह पे वो रुमाल डाले हुए हैं। तो वर्चुअली रबड़ी जी ठीक है वो थी, लेकिन लालू जी कंट्रोल कर रहे थे और उनके साले साहब कंट्रोल कर रहे हैं। ज्यादातर जब वो जमीनें तेजस्वी और तेज प्रताप को गिफ्ट की गई तो नाबालिग थे। 18 वर्ष की उम्र में तो तेजस्वी ऐसी करोड़पति बन गए थे जमीन सिर्फ ले लेके। उनके अर्धनग्न लाश जो होते हैं गाड़ी में, दूसरे दिन सुबह अपना 12 फ्रेजर रोड जो है, 12 फ्रेजर रोड के बगल में गराज में। आज वही साधु सुभाष यादव उन्होंने कहा ना कि जो अपहरण की डीलिंग्स होती थी सीएम हाउस में होती थी। देश की राजनीति में जब भी बिहार की चर्चा होती है तो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इनका नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है। बिहार का एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है, सांस्कृतिक गौरव और विरासत को समेटे हुए बिहार आज कहां पर खड़ा है, इन विषयों पर हम बात करने के लिए आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हुए हैं एक बहुत ही प्रख्यात लेखक हैं, जिन्होंने अपने बुक के माध्यम से, एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक उनकी आई, द ब्रोकन प्रोमिसेस। उस बुक ने बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलुओं को छुआ है जिसके बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। आज बिहारनामा के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं मृत्युंजय शर्मा जी का। धन्यवाद। मृत्युंजय शर्मा जी ने ऐसे कैरियर की शुरुआत एक इंजीनियर के तौर पर की, बाद में एक्सेलराई जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान से इन्होंने MBA किया, एशियन पेंट्स में नौकरी की और अब समाज सेवा के प्रति इनका रुझान बढ़ गया। कैरियर एज अ पॉलिटिशियन ये डेवलप करना चाहते हैं। तो आज स्टूडियो में बहुत सारी ऐसे बातें हैं बिहार के संबंध में जिनके बारे में हम लोग उनसे चर्चा करेंगे। अब 1990 अगर हम देखते हैं, बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत माइलस्टोन है 90। लालू यादव जी जब शपथ ले रहे थे गांधी मैदान से, उन्होंने कहा था कि अब किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। आपकी किताब में भी वो मेंशन है, वो बड़ा अच्छा लाइन है कि अब किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा। उसके बाद 2005 तक उनकी शासन रही, उनके और राबड़ी देवी की मिलाकर। कितना सामाजिक न्याय धरातल पर उतरा, कितना पिछड़ों का सम्मान बढ़ा, कितने वो सशक्त हुए हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आप देखिए, जब 90 में वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो माइलस्टोन इस तरह से था कि उसके पहले आप देखेंगे 80 से 90 के दशक तक कांग्रेस के 5 चीफ मिनिस्टर्स रहे, 5 अगड़ी जाति से थे, है ना। तो एक चीफ मिनिस्टर बनता है जो एक पिछड़ी जाति से है, न सिर्फ पिछड़ी जाति बल्कि गरीब परिवार से आया है, वैसी जगह से आया है जो जिसको एक्चुअली ना वंचित बोल सकते हैं, जिसने लोगों का दर्द देखा है, जो जेपी आंदोलन में रहा है। तो इस प्रोफाइल को देखते के साथ ही लगता है कि यार ये बंदा तो राज्य को कुछ करेगा, क्योंकि सबका दर्द देखा है ना, इसने समझा है, जिया है, वेटनरी कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर्स में रहा है, तो ये कहां, इसको कौन बिगाड़ सकता है। तो वो जो आस जगी थी, और मैं 2005 देखता हूं और मैं हमेशा, मुझे लगता है कि लालू जी के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, वो इतने बड़े हीरो बन सकते थे इस राज्य के, कामराज की तरह का वो हीरो बन सकते थे इनफैक्ट, कि जिन्होंने राज्य को एक तरह से वो ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज आप हीरो नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानता हूं। किसी हीरो तो मैं किसी एंगल से नहीं मानता हूं, वो वर्ड तो मैं कभी उनके लिए यूज नहीं करूंगा। और मैं इसको बहुत फैक्चुअली बताना चाहता हूं। अगर आप आवाज की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, तो डेटा वाइज देखिए, 90 से 2005 तक मान लीजिए आपने सभी पिछड़ों और दलितों को आवाज दी, तो 2005 में या आज क्या बिहार में जो दलितों की हालत है वो यूपी के दलितों से बेहतर है या MP के दलितों से बेहतर है? तो मैं मान जाता कि आपने आवाज दी। किसी भी सेंस में आप बोल लीजिए, इकोनॉमिकली, सोशली, किसी भी सेंस में है क्या? नहीं है। चलिए दलितों को भी हटा देते हैं, मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की जाति की बात करते हैं, कम से कम अपनी जाति का तो भला किया होगा उन्होंने। तो यादवों की सोशियो इकोनॉमिक हालत देखिए 90 में, यादवों की सोशियो इकोनॉमिक हालत देखिए 2005 में, और आज अभी कास्ट सेंसस हुआ, उस कास्ट सेंसस में यादव अभी भी क्यों सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है? कम से कम अपनी जाति को तो आवाज देके आप ऊपर कर लेते। तो एक भी मुझे डेटा पॉइंट बताइए। एक तो है कि रिटॉरिक, मुझे अब सोशल मीडिया पर लिखना है तो मैंने लिख दिया कि आवाज दी, बहुत आवाज दी। उस आवाज को किस चीज में कन्वर्ट होता हुआ हम देख रहे हैं? सोशली, इकोनॉमिकली, वहां के बच्चे ज्यादा शिक्षित है, ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर्स निकल रहे हैं उस समाज से बच्चे, कुछ तो एक पैरामीटर होगा ना। डॉक्टर इंजीनियर्स की बात हुई जैसे, लालू यादव जी के 9 संतानें हैं, 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। सबसे बड़ी बेटी MBBS टॉपर रही, उसके बाद फिर एक बेटी डॉक्टर बनी, एक बेटी इंजीनियर है, एक बेटी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी, एक MIT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है,
एक आपके इंटीरियर डिजाइनर हैं। अब ये 7 बेटियां तो बड़ी समृद्ध रही शिक्षा प्राप्त करने में, 2 बेटे हैं, एक बेटे ने 12th तक की पढ़ाई की, एक बेटा 9वीं फेल हो गया, खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बावजूद भी अपने घर में इतना अच्छा शैक्षणिक माहौल बना करके बेटियों में रखा। बेटे क्यों पिछड़ गए? और अगर बेटियां बनी भी तो बेटियों ने राज्य की कभी भी सेवा नहीं की। क्या कभी आला पकड़ करके मीसा भारती को कहीं कोई तस्वीर की नहीं दिखा है? तो इसीलिए मैं शिक्षित आप कैसे मान रहे हैं? डिग्री है उनके पास, डिग्री होना और हैविंग डिग्रीज। हाँ, तो मैं वही डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। 90 में डिग्रीज बिहार में कैसे मिलती थी सबको पता है। कैसे मिलती थी? बहुत सारे लोग डॉक्टर लगाते हैं अपने यहां, अगर वो डॉक्टरेट की सिर्फ स्पेलिंग लिख देना तो मैं मान जाऊं कि वो डॉक्टर है। अपने यहाँ कितने सांसद विधायक हैं, नाम नहीं ले जाऊंगा, कितने डॉक्टर्स लगाते हैं अभी। डॉक्टर सुरेंद्र यादव है, तो वो मानद उपाधि है, लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी ने इनको मानद उपाधि दे दी? जो भी किन्हीं ने दिया होगा। अरे लेकिन उसके बाद, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आपको तो मैं वही बोल रहा हूं करना चाहिए। हाँ, वही मैं बोल रहा हूं। तो वो किस प्रकार से उस कॉलेज में गई, ये सबको पता है कि उन्होंने कोई एग्जाम तो क्रैक नहीं किया, जैसे नीट का आज एग्जाम होता है। उनको एडमिशन कहां दिलाया गया? टाटा में, एमजे मेडिकल कॉलेज में। कैसे दिलाया गया? दिलाया गया कि टिस्को कोटा पे। अब टिस्को कोटा किसके लिए था? जो टाटा स्टील के एम्प्लॉयज होते थे उनके बच्चों के लिए। कौन से लालू या राबड़े जी टाटा स्टील के एम्प्लॉयज थे? तो आपकी बेटी को वहां एडमिशन ही पहले कैसे मिला? तो वही गलत है। दूसरा, साल भर आपने वहां पढ़ाया, फिर क्या कह रहे हैं? सिक्योरिटी कंसर्न है, खतरा है। 90 के दशक में लालू जी की बेटी को बिहार में खतरा है, इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो सकता है? और आप उनको लेते आते हैं पीएमसीएच लेते आते हैं, ठीक है, पास भी करा देते फिर भी चलता। आपकी मां मुख्यमंत्री है राज्य की, तो हास्यास्पद है ना। ये तो देखिए क्या होता है ना, पावर का ब्लेटेंट इस्तेमाल आप बोलते हैं कब होता है? जब आपको डर नहीं होता है किसी चीज का। तो इस डर नहीं था और इसीलिए सिर्फ पास नहीं कराया, टॉप कराया। तो क्योंकि क्या होता है ना, आपको कभी कभी तो लगता है कि अरे थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ज्यादा हल्ला हो जाएगा तो दिक्कत होगी। उस समय का जो उनका पावर था, उनको कोई होश नहीं था, सत्ता के नशे में चूर थे। सोचिए ना, टॉप करा दिया और उसके बाद जिंदगी भर आला नहीं पकड़ा। दूसरी बेटी का भी वही हाल है। कभी किसी ने आला पकड़े हुए देखा हो तो बताइए। जो इंजीनियरिंग वाली बेटी का बोलते, फिर वो एलआईसी के, उनके 1 साल में इतना बड़ा एलआईसी का बिजनेस हो गया कि अलग ही कहानी है उनकी। तो उन लोगों ने भी कभी शिक्षा ग्रहण वाली, आप अगर मुझे बात बोलेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। डिग्री ठीक है, खरीदी ली, जो करना है उसको करिए। दोनों बेटों का भी की भी वही। लेकिन अब इन परिवारों में और क्या होता है, बेटे ज्यादा लाडले होते हैं, ज्यादा लाडले होते हैं। तो उस लाडलेपन में मुझे लगता है कि इस चीज की भी जरूरत नहीं समझी कि डिग्री लेके रख लेते हैं। आज जिसकी दिक्कत हो रही है, उनको ये कभी नहीं लगा होगा कि आगे जाके राजनीति में इस पे बात होने लगेगी कि कितना शिक्षित है व्यक्ति। दोनों बेटे की स्थिति वही थी। भले आज तेजस्वी कितना ये बोले कि हम क्रिकेट खेलते थे, ESPN स्टार स्पोर्ट्स पे आप जाएंगे, तेजस्वी का रिकॉर्ड है वहां पे एकदम। वो तो क्लेम करते हैं विराट कोहली भी उनके कैप्टनसी में। अरे उस पर रिकॉर्ड है ना, उस वेबसाइट पर रिकॉर्ड है। उस पर तो तेजस्वी यादव का 1 फर्स्ट क्लास मैच है, 2 लिस्टें है और 4 T20 है, 7 मैच है, 7 झारखंड की तरफ से है। बिहार का मुख्यमंत्री झारखंड की तरफ से, मतलब इससे ज्यादा कॉमन तो कुछ नहीं हो सकता। झारखंड की तरफ से 7 मैच 37 रन। लालू यादव ने खुद कहा था संसद में कि मेरा बेटा तौलिया लेकर के दौड़ता है, बड़ा खराब लगता है। 37 रन है। ये तो पब्लिक इंफॉर्मेशन है। तो आपने क्या किया लाइफ में? डीपीएस आरके पुरम में पढ़ते थे, देश का सबसे अच्छा स्कूल, आप सोच सकते हैं, देश का। मतलब हम लोगों का सपना था। मैं बता रहा हूं, जब मैंने 10th पास की थी तो मैं डीपीएस बोकारो पढ़ने गया था, और मेरा परिवार कितना खुश था इस चीज को लेके कि डीपीएस बोकारो में पढ़ने गया। और डीपीएस आरके पुरम तो हम लोगों के लिए मतलब हार्वर्ड होता था। और उस स्कूल में वो बेटा पढ़ रहा है और उसने छोड़ दी पढ़ाई। सोचिए क्या सत्ता के नशे का मतलब ये होगा कि उसकी तक वैल्यू नहीं की। तो उस समय इन लोगों को लगता ही नहीं था कभी जरूरत पड़ेगी शिक्षा की। तो 9वीं भी पास नहीं कर पाए। नहीं पास की, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन है इसमें। तो वो कभी कभी बोलते हैं कि मैं 9वीं पास हूं, वॉट एवर बीट, चलिए 9वीं पास ही मान लेते हैं। लेकिन एक ठीक है, शिक्षा ग्रहण नहीं की, आधिकारिक डिग्री नहीं है उनके पास। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तेजस्वी का एक स्टेटमेंट आया था कि बड़े बड़े ऑथर देख लीजिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट देख लीजिए, जिनके पास कोई प्रॉपर डिग्री नहीं थी। तो ये कितना, मैंने सुना है उन्होंने स्टीव जॉब्स का नाम लिया, मार्क जकरबर्ग का नाम लिया। इससे ज्यादा बेवकूफी भरी स्टेटमेंट नहीं हो सकती है। वो लोग क्यों ड्रॉप आउट किए? मार्क जकरबर्ग हार्वर्ड में थे जब वो फेसबुक बना रहे थे। तो कई बार क्या होता है, आप किसी चीज में इतने पैशनेट हो जाते हो, दिखता है कि दूसरी चीज आप नहीं कर पाते हो, तो उसको ड्रॉप आउट बोलते हैं, उसको फेल नहीं बोलते। आप समझिए इस चीज को। मैं सबैटिकल पे जा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ और करना है बहुत बड़ा। तो हार्वर्ड से ड्रॉप आउट करके फेसबुक बनाया बंदे ने। स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया।
आपने क्या बनाया? राष्ट्रीय जनता दल को चला रहे हैं। और वो पार्टी उनको क्यों मिली? पिताजी की विरासत से। तो उस पार्टी में कुछ उसके पहले भी साबित किया। मैं ये भी नहीं दिक्कत है कि उन्होंने अपने पिता की पार्टी ली। उस पार्टी में शुरू में कार्यकर्ता रहे हों, कहीं जिलाध्यक्ष रहे हों, महामंत्री रहे हों, सीधे कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे। 4 साल महामंत्री कहीं रहते और पूरे राज्य का दौरा कर लेते, सरकार भी बनी तो थोड़ा काम सीखते, सीधे उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे आते हैं बेटे पॉलिटिक्स में, लेकिन कम से कम प्रूव करते हैं अपने आप को ना। आपने क्या प्रूव किया है लाइफ में? अभी वो खुद को प्रोक्लेम करते हैं कि भाई यूथ का लीडर है तेजस्वी यादव। सभी जगह पोस्टर्स आपने देखा होगा पटना में, बिहार के शहरों में, कि अब समय की पुकार है कि तेजस्वी सरकार है इस बार। अब लगता है आपको कि 2025 में तेजस्वी यादव कुछ अच्छा कर पाएंगे राजनीति में? देखिए, प्रोक्लेम करना एक अलग बात होती है। आपको आरजेडी को समझना होगा बहुत क्लियरली। आरजेडी सिंपली, बहुत एकदम सिंप्लीफाई करके मैं बोलूं तो एक पार्टी है जिसके 2 कोर वोटर्स हैं, यादव्स और मुस्लिम्स। कोई भी और सामाजिक समूह यूनिलैटरली या एक मुश्त आरजेडी को अपनी पार्टी या लालू जी को अपना नेता नहीं मानता। यह फैक्ट है। अब डेटा वाइज भी देख ले। दूसरा, आप डेटा वाइज देख ले, कभी भी राजद खुद से पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं रही है। 90 के दशक तक में नहीं रही है। मैक्सिमम वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे 95, आप बोल सकते हैं कि अपने पीक पे थे लालू, है ना। 28% वोट शेयर है, और यादव्स और मुस्लिम्स को मिला लीजिए तो कितने होते हैं? करीब 30-31%। तो क्लियर है डेटा वाइज। तो ये जो पार्टी है, इनफैक्ट मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली कहना चाहूंगा कि अगर लालू जी किसी भी और जाति से आते तो सीएम भी नहीं बन पाते। कम से कम 95 और 2000 में तो नहीं बनते, क्योंकि वो आते हैं, वो एक ऐसे कास्ट से आते हैं जिनकी संख्या बहुत हेवी है, भारी है। तो वो जो पार्टी आरजेडी है, भले आप तेजस्वी उसको A to Z बोले, युवा बोले, फलाना ढिमकाना, बहुत क्लियर लाइन है कि वो एक जाति और एक समाज की पार्टी। और आज भी भले बोलने में आप कुछ भी बोले, लेकिन आप क्या उनके पार्टी के दूसरे नेता बोल रहे हैं और क्या उनका एक्शंस, उसको देखिए। आप एक्शंस वाइज आप देखिए, आप उसी सिवान में जाते हैं, आप शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। इधर तो आपने बहुत क्रिटिसाइज किया, यहां पे पटना में जो मर्डर्स हुए, मोतिहारी में अजय यादव की हत्या होती है मुहर्रम के जुलूस में, आप एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक ट्वीट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कोर वोट बैंक आपका नाराज हो जाएगा। आप ही के पार्टी के दूसरे नेता, वो एक मुन्ना यादव या क्या है, अब उनकी भाषा सुनिए कि उन्होंने जाति सूचक कुछ टाइटल्स बोलते, बोला अब इनकी राजनीति खत्म हुई, अब ये सब राजनीति में नहीं रहेगा। तो कभी आपने सुना कि वो उसको बोल रहे हैं कि नहीं ये कमेंट मेरा नहीं है, या कमेंट से हम लोग अपनी दूरी बनाते हैं? तो एक है कि सिर्फ बोलना कि हम A to Z है, युवा है, उस पार्टी का कोर चरित्र और कोर वोटर वो नहीं बदलने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी अगर हम देखते हैं कि आरजेडी का शासन रहा 15 साल, उसके बाद फिर नीतीश कुमार जी आए, लगातार 20 सालों से हैं। इन दोनों के काम काज का अगर तरीका अगर हम देखते हैं तो नीतीश वर्सेस अगर हम लालू यादव देखते हैं तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस क्या रही? आज बिहार 20 सालों में कितनी तरक्की की और उन 15 सालों में कितनी तरक्की की थी बिहार में? दोनों नेताओं में आप देखेंगे तो दोनों नेता जेपी आंदोलन से निकले जी। नीतीश जी 77 का चुनाव हार गए, लालू जी जीत गए। लालू जी वोकल थे, और मैं मानता हूं नीतीश जी थोड़ा सा आप देखेंगे पर्सनालिटी वाइज थोड़ा रिजर्व साइड पे आप ज्यादा देखेंगे। तो 90 तक आप देखेंगे कि लालू जी एक ज्यादा बड़े नेता बन चुके थे, और नीतीश जी ने उनको फिर मुख्यमंत्री बनाने में बहुत मदद की। ये भी एकदम फैक्ट है, खुद लालू जी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा। लेकिन 92 के बाद से दोनों के बीच डिफरेंसेस आने लगे। क्यों? बहुत सारे मुद्दों पे डिफरेंसेस थे। और एक जो लेटर लिखा था नीतीश जी ने लालू जी को, जिसको आप श्रीकांत की किताब है चिट्ठियों की राजनीति, उसमें आप देखें वो पूरा लेटर है जिसमें उन्होंने लिखा कि क्या डिफरेंसेस हैं। और उसमें वो लिखते हैं कि जब आप चीफ मिनिस्टर बने थे और हम लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया था तो हमें लगा था कि आप सबकी आवाज बनेंगे, जो भी अभी तक सत्ता से वंचित है हम सबकी आवाज आप बनेंगे। लेकिन एक्चुअली आप सिर्फ किसकी आवाज बने? एक जाति की आवाज बन के आप रह गए। उन्होंने लिखा है इस चीज को। उसमें फिर बहुत सारी चीजों पर उन्होंने लिखा कि किस प्रकार से जब मंडल कमीशन आया तो नीतीश जी चाहते थे कि वो बिहार फॉर्मूला उसमें लागू हो, जिसमें ओबीसी ईबीसी का बाइफर्केशन हो। लेकिन लालू जी ने कहा नहीं, अगर ये करेंगे तो हमारा जो वोट बैंक कंसोलिडेशन है वो गड़बड़ा जाएगा, तो ये नहीं करता। तो इन मुद्दों पे उन लोगों के डिफरेंसेस हुए, नीतीश जी अलग हो गए। 2005 के बाद नीतीश जी आते हैं। मैं एक बेसिक डिफरेंस जो मानता हूं, जो मैंने पिछले आंसर में भी कहा, कि आप देखिए लालू जी की राजनीति बहुत क्लियर थी कि 2 कोर उनका वोट बैंक है,
MRY, है ना। नीतीश जी के साथ आप ऐसा कोर वोट बैंक नहीं बता पाएंगे। आप जाति वाइज मुझे बता दीजिए कि ये जाति नीतीश जी की वोट बैंक करती है। वो खुद जिस जाति से आते हैं न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, नहीं कितने कुर्मी 3-3.5%। ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक्स बोल पाएंगे कि ईबीसी वोट करते हैं। अब ईबीसी में तो 112 कास्ट है। आप बोलेंगे महिलाएं वोट करती हैं, तो महिलाएं तो क्रॉस कास्ट है। तो वो एक बहुत क्लियर डिफरेंस रहा और मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव है, जिसमें उन्होंने कभी, इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, जब 1994 में लालू जी के खिलाफ एक प्रकार से सबसे पहले अगर किसी जाति ने विरोध का बिगुल फूका था तो कुर्मियों ने। क्योंकि जब लालू सत्ता में आए थे तो क्या लगा था कि पिछड़ी जातियों में जो सबसे आगे हैं, यादव, कुर्मी और कोयरी, उनको सबसे पहले एक प्रकार से अपना से मिलेगा, बोल मिलेगा, हक मिलेगा। और उनको 1-2 साल में दिखने लगा कुर्मियों को कि हमें सत्ता में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं मिल रही। तो 1994 में गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली होती है, बहुत बड़ी रैली होती है कुर्मियों की, और उसमें नीतीश जी को इनवाइट किया जाता है कि आप आइए। तब तक वो करीब करीब अलग हो गए थे लालू से, कि आप लीड कीजिए इसको। उस समय इनफैक्ट ये स्टेटेड है कि नीतीश जी बहुत दो मन में थे कि इस रैली में मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और उनका सीधा था कि लालू के विरोध में मैं जाके वहां बोल रहा हूं वो तक तो ठीक है, लेकिन ये एक जाति की जो रैली है, बोलते मैं एक जाति की रैली से, एक जाति से खुद को नहीं जोड़ना चाहता हूं। तो दो माइंड में थे। फाइनली वो जाते हैं वहां पे, वो बहुत तगड़ा भाषण देते हैं और बिगुल फूंक देते हैं विरोध का लालू के खिलाफ, अलग बात है। तो वो उनका बहुत क्लियर आपको दिखेगा कांस्टेंट एफर्ट रहा है कि एक जाति से कनेक्ट ना हो। ये एक डिफरेंस रहा है। दूसरा, सामाजिक न्याय की जब आप बात करते हैं, लालू जी ने सामाजिक न्याय की बात की। ओबीसी का कोई ओबीसी ईबीसी बाइफर्केशन नहीं हुआ, तो जो रिजर्वेशन भी था उसका बेनिफिट किसको ज्यादा मिला? जितने ईबीसी कास्ट थे उसको तो कुछ मिला ही नहीं बेनिफिट। दूसरा, वो अपने ही उनका वोट बैंक लीजिए, सिर्फ मुस्लिम्स को लीजिए। 1989 में भागलपुर के दंगे होते हैं, उन दंगों के बाद 15 वर्षों तक उस दंगे के किसी भी आरोपी को सजा नहीं होती है। और सजा कब होती है? 2007 में। तो अगर अपनी वोट बैंक को तो कम से कम सामाजिक न्याय दीजिएगा ना, वो भी आपने नहीं दिया। नीतीश जी आते हैं, उसी ओबीसी ईबीसी का बाइफर्केशन होता है, उसी पंचायत में महिलाओं को रिजर्वेशन मिलता है। कौन सी बड़ी चीज थी? ये तो आप दे सकते थे पहले भी, जब सामाजिक न्याय की आप बात करें। उसी स्कूल जाती बच्चियों को साइकिल मिलता है, और उस एक साइकिल से कितना अंतर आता है आप ऐसे देखिए, पब्लिक पॉलिसी वाइज। आपको तो लगा कि खाली 2000 रुपए दे दिए तो कौन सा बड़ा चीज कर दिए। उस 2000 रुपए से उन्होंने एक साइकिल खरीदा, बच्चियां स्कूल ज्यादा जाने लगी, एनरोलमेंट बढ़ा, स्कूल में ज्यादा कक्षाओं तक रहने लगी। जो 10वीं शायद ड्रॉप आउट करे तो 12वीं भी आई, फिर पोशाक भी आई, 12वीं तक रहने लगी, ग्रेजुएशन में गई। जब बच्चियां ज्यादा क्लासेस में जाने लगी तो उनकी शादी की उम्र बढ़ी, तो उनके हेल्थ पर अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि बच्चे लेट से हुए। जब बच्चे लेट से हुए तो पूरे स्टेट का फर्टिलिटी रेशियो कम हुआ। तो एक छोटी सी पॉलिसी से देखिए कितना बदलाव हो सकता है। तो मुझे लगता है जब आप सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं ना, तो सामाजिक न्याय सिर्फ ये नहीं होता है कि समाज में जो एक वर्ग पिछड़ गया है उसके बीच जाके बोली कि मारो सालों को, गाली दो इन लोगों को, इन लोगों ने अत्याचार किया है, अब तुम्हारी बारी आई है, अब कुर्ते के ऊपर गंजी पहनने का समय है। ये करके आप नहीं बोल सकते कि हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं। सामाजिक न्याय ये होता है कि आप किस प्रकार से पॉलिसी वाइज उनको इतने अच्छे एवेन्यूज देते हैं कि जो एक्चुअल में पिछड़ गए थे अब वो थोड़ा आगे आ रहे हैं। वो आप मुझे एक भी इनिशिएटिव बता दीजिए उन 15 सालों में जो उन्होंने किया, एक भी। वो बोलेंगे हम चरवाहा विद्यालय खुलवाए, ये इनिशिएटिव था उनका। चरवाहा विद्यालय कभी प्रासंगिक रहा भी नहीं। चरवाहा विद्यालय तो एक मुहावरा हो गया है ना, मतलब अगर किसी स्कूल को खराब का स्तर बताना है आपको, चरवाहा विद्यालय, तो बोल देता है ना, वो तो चरवाहा विद्यालय। अच्छा, लालू यादव जब गए फूडर स्कैम हुआ, चारा घोटाला के बाद जब वो जेल चले गए, रातों रात मुख्यमंत्री बनाया गया राबड़ी देवी को, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। महिला का दर्द वो ज्यादा अच्छे से समझ सकती थी। उनके कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कोई काम हुए कि नहीं हुआ? राबड़ी जी कभी चीफ मिनिस्टर रही ही नहीं, वो सिर्फ नाम मात्र की चीफ मिनिस्टर थी। तो कंट्रोलिंग बिहाइंड द कर्टन। लालू जी हमेशा कंट्रोल कर रहे थे। वो वर्चुअली राबड़ी जी ठीक है वो थी, लेकिन लालू जी कंट्रोल कर रहे थे और उनके साले साहब कंट्रोल कर रहे थे। लालू जी जेल में भी जब थे तो उनके साले साहब जाते थे जेल से, उनके जो भी डिसीजंस होते थे, ऑर्डर्स लेते थे, वापस आते थे, एग्जीक्यूट करते थे। इनफैक्ट उस समय की घटनाएं हैं, आप साधु यादव का इंटरव्यू देख लीजिए, वो तो बोलते हैं उसको हम मंत्री बनाए थे, उसको हम विधायक बनाए थे, उसको हम टिकट दिलवाए थे। और एक्चुअली उस समय ये लोग टिकट दिलवा रहे थे, लोग मंत्री बना रहे थे। इनफैक्ट उस समय जब इनकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई 2 सालों की, बीच में एक इंसिडेंट हुआ जब साधु यादव ने 50 से ज्यादा विधायकों के हस्ताक्षर ले लिए तो सरकार पलटने जा रहे थे राबड़ी जी की। अब साधु यादव की बात हो रही है, एक शिल्पी गौतम हत्याकांड हुआ था बिहार में, बड़ा ही चर्चित रहा।
क्या रोल था साधु यादव का उसमें? शिल्पी और गौतम दो लोग थे। शिल्पी जैन यहाँ पे एक कपड़ा के व्यवसायी रहे, उज्जवल कुमार जैन, उनकी बेटी थी, मिस पटना रही। और गौतम जो थे वो एक लंदन बेस्ड डॉक्टर के बेटे थे। उनको भी राजनीति का भूत सवार हुआ तो यहाँ आए और राजद की युवा इकाई में थे। साधु यादव के एक तरह से समझ लीजिए साथ ही रहते थे राजद में। इन दोनों के बीच कहा जाता है कि दोनों एक रिलेशनशिप में थे, गौतम और शिल्पी जैन जी। और शिल्पी जैन भी जानती थी, कॉमन एक तरह से सब दोस्ती थे, एक सर्कल था। कहा जाता है कि एक दिन शिल्पी जैन कॉलेज जा रही थी और उनको रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं और जो कहते हैं कि गौतम तुम्हारा इंतजार कर रहे हो फुलवरिया में गेस्ट हाउस में, है ना। और उसे लगता है कि जान पहचान के ही लोग थे, ऐसा कोई अलग लोग थे नहीं। तो शिल्पी उनके साथ कार में बैठ जाती हैं और उनके गेस्ट हाउस पे जाती है। तब तक पीछे से गौतम को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है और गौतम को पता था कि वो गेस्ट हाउस किस लिए बदनाम है, तो उन्हें वो शक होता है और पीछे से जाते हैं वहां पे। जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शिल्पी के साथ जबरदस्ती हो रही, उसका विरोध करते हैं। शिल्पी के साथ बलात्कार होता है, मल्टीपल लोग करते हैं। बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट में आती है गौतम को पीटा जाता है, दोनों की हत्या कर दी जाती है। दोनों के अर्धनग्न लाश जो होते हैं गाड़ी में दूसरे दिन सुबह अपना 12 फ्रेजर रोड जो है, 12 फ्रेजर रोड के बगल में गराज में मिलती भी नहीं है। इनफैक्ट कोई पुलिस को फोन करता है कि वहां गराज में देखिए गाड़ी में लाश वास है और गराज अंदर से लॉक है। इसका मतलब जिसने फोन किया उसको पहले से पता था। पुलिस जब तक वहां पहुंचती है उसके पहले साधु यादव के लोग वहां पहुंचे हुए थे और वो क्वार्टर जो था वो साधु यादव का था, 12 फ्रेजर रोड। साधु यादव के लोग वहां हंगामा करने लगते हैं, गराज खोला जाता है, गाड़ी निकलती है, दोनों के अर्धनग्न लाश उसमें होते हैं। और ये फोरेंसिकली जो उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहिए था गाड़ी को, उसको एक कांस्टेबल गाड़ी को चलावा ला के ले जाता है, जो भी फिंगरप्रिंट्स है वो भी गए। अब उस समय आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री कौन? साधु यादव की बहन लालू यादव तो है ही सर्वे सर्वा। 99 में बिहार में कोई मतलब इन लोगों से सवाल भी पूछ ले बहुत बड़ी बात होगी। तो पुलिस कह देती है सुसाइड है, खत्म बात यहीं पे। लेकिन चूंकि वो केस इतना चर्चित हो जाता है और दोनों मतलब नोन वेल नोन लोग थे, तो फिर पुलिस को थोड़ा प्रेशर आता है। फिर बोलते हैं कि नहीं पॉइजनिंग का केस है, फिर और प्रेशर आता है। कोर्ट में केस जाती है तो सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई फॉरेंसिक जांच के लिए हैदराबाद भेजती है। तब पता चलता है कि शिल्पी जैन के साथ मल्टीपल लोगों ने बलात्कार किया था। और उसके बाद कहा जाता है एलिजिडली कि सीबीआई ने साधु यादव से उनका डीएनए सैंपल मांगा ये मैच करने के लिए, चेक करने के लिए, और उन्होंने इनकार कर दिया। और 4 साल के बाद सीबीआई इस केस को क्लोज कर देती है कि कोई फर्दर एविडेंस हमारे पास नहीं मिला है। अब इस केस से ही आपको समझ में आ सकता है कि सोचिए एक जो पटना के बीच सबसे प्राइम इलाके में गराज से लाश मिल रही है और अगर कुछ संदिग्ध लोग हैं उसमें, आप उनका डीएनए सैंपल लेके जांच तक करके एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं कि ये है या नहीं है, तो आप सोचिए सत्ता की हनक क्या रही होगी उस समय। उसके बाद क्या हुआ फिर वो जांच का? प्रशांत जैन, उनके भाई थे शिल्पी जैन के प्रशांत जैन, उन्होंने इस केस को परस्यू करते रहे। कुछ वर्षों बाद प्रशांत जैन का अपहरण कर लिया जाता है और प्रशांत जैन को 10 दिन तक अपहरित रखा जाता है और बहुत प्रेशर फिर पुलिस का पड़ता है, बहुत हल्ला होता है फिर उस पर भी। तो 10 दिन बाद उनको छोड़ा जाता है और कहा जाता है कि सिंपली बस ये सिग्नल था कि इस केस को आगे परस्यू नहीं करना है। उसके बाद वो केस को परस्यू करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे केसेस कितने कॉमन थे उस समय के शासन में? तो ये केस आपको इसलिए आपको और हमें पता है, ये क्या फर्स्ट और लास्ट था या फिर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें और आपको इसलिए पता है क्योंकि इतनी ज्यादा चर्चा हो गई, फिर मीडिया कवरेज हो गया, फिर सीबीआई को केस सौंपी गई। और ये दोनों लोग इंपॉर्टेंट लोग थे, पटना के लोग थे। क्लोथ मर्चेंट का बेटा, एक लंदन बेस्ड डॉक्टर का बेटा है। आम लोगों के साथ इस प्रकार की आप बिहार के किसी भी कोने में चल जाएंगे, किसी भी चौराहे पे बैठ जाएंगे तो कोई एक ना एक आपको कहानी सुना देगा उस समय की ऐसी एक। और ऐसे हजारों स्टोरीज अक्रॉस बिहार आपको मिलेंगे इस प्रकार की चीजों की। किसी भी कोने में आप बिहार में चले जाए, आप सिर्फ साधु यादव का नाम ले लेंगे तो पटना में जो भी लोग 90 के दशक में रहे वो आपको एक कहानी तो जरूर बता देंगे। अभी नीचे बैठे हुए हम लोगों ने 2 कहानी सुन ली। तो ऐसे कितने कहानी थे। खुली जीप में जब ये चलते थे पटना में, तो लोग दुकानों के शटर गिरा देते थे। किसी की हिम्मत थी, वो उस व्यक्ति से मुंह लगाना जो बोलते हैं, मुंह लगाने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। वो एक खौफ था, डर था, वो सरकार थे। लेकिन आज तो साधु यादव और लालू यादव की फैमिली में भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। अब तो वो खुल करके उनका विरोध भी करते हैं। अच्छी बात है ना। और इसी कारण से आप देखेंगे कि आज वही साधु और सुभाष यादव, उन्होंने कहा ना कि जो अपहरण की डीलिंग्स होती थी सीएम हाउस में होती थी। कितना सही आरोप था ये। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी अगर बिहार में और पटना में रहा है
तो उसको पता है ये 100% सच है, इसमें कोई फैन बट नहीं है। एग्जाम्पल्स हैं, सीएम हाउस से डीलिंग होती थी अपहरण, बोलता रहा हूं मैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं खुद एक जेएनयू में बुक टॉक में था, मेरे साथ राम बहादुर राय जी थे, मतलब देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकार होंगे शायद जी। उन्होंने अपनी पर्सनल इंसिडेंट बताई कि उनके एक दोस्त थे जिनके एक रिश्तेदार का अपहरण हो गया था, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि लालू जी के आप मित्र हैं तो चलिए थोड़ा लालू जी से हम लोग मिल के आते हैं। और उन्होंने कहा कि वो गए, लालू जी से मिले, और लालू जी से उन्होंने पूरी घटना बताई कि ऐसे इनका अपहरण हो गया इनके रिश्तेदार का, तो थोड़ा कुछ देख सकते हैं क्या। लालू जी ने बस उनसे पूछा कि आप दिल्ली कितने दिनों के बाद रहेंगे, वहां पे आप न्यूज मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद मैं दिल्ली में हूँ। तो उन्होंने कहा 2 दिन बाद वो दिल्ली पहुंचे तो उन्हें खबर मिल गई कि वो जो अपहरित थे वो छूट गए। मतलब एकदम संगठित उद्योग था ये। बोल तो रहा हूं उस समय कि किसी भी पत्रकार, कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सोशली हो, सबको पता है कि नहीं, आपने भी अपनी बुक में बहुत जगह उल्लेख है ना, और इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए पहले तो चूंकि अब ये लोग सब साथ थे तो कोई कहता नहीं था, आज वही सुभाष यादव कह रहे हैं कि नहीं जी। और जो सरकार चला रहा था, अगर वो व्यक्ति कह रहा है, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी कि नहीं। लेकिन सुभाष यादव भी कोई दूध के धुले नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वही तो कह रहा हूं, ये लोग दोनों करते थे और लालू जी करवाते थे। ये दोनों के दाहिने और बाएं हाथ कहे जाते थे ना, दोनों साले साहब, राइट एंड लेफ्ट हैंड। एक जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हमेशा अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि हम लोग अपराध से कोई समझौता नहीं करेंगे, अपराधी चाहे कोई भी हो उसके प्रति कार्रवाई होगी। आज लगता है कि अपराधी कोई भी हो कार्रवाई होती है। एग्जाम्पल्स है, सिर्फ शब्द नहीं। आप 2006-7 में जाइए, नीतीश जी की सरकार बनी थी, उन्होंने कहा हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे, एमपीएलए कोर्ट्स बनाएंगे, और जो भी इनके केसेस है इसको फास्ट ट्रैक करा के फटाफट क्लोज करेंगे, सही है गलत जो भी। उस समय आप देखिए शहाबुद्दीन जेल गए, ठीक है, वो तो विपक्षी पार्टी के थे। साधु यादव फरार हुए, फिर पकड़े गए, वो भी विपक्षी पार्टी के थे। प्रभुनाथ सिंह तो साथ में थे, वो भी जेल गए। आनंद मोहन तो साथ में थे, वो भी जेल गए। सुनील पांडे साथ में थे, वो भी जेल गए। तो ये जो लाइन कहते हैं ये प्रैक्टिकली दिखा है। कोई भी आप उस समय देखिएगा, विधायक, सांसद या जो भी इस प्रकार का इनके ऊपर केसेस थे और केस चले, उन्होंने साफ साफ कहा, और ये स्टेटमेंट इनफैक्ट मैंने अपने बुक में कोट किया है, कि मेरी पॉलिटिकल कंपल्शन है समर्थन लेना उन लोगों से भी जिनके ऊपर अपराध के केसेस है, क्योंकि यही लोग चुन के आए हैं और सरकार उन्हीं से चलेगी। लेकिन जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी वहां मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। अभयानंद जी से आप बात कीजिएगा इस विषय पे, मैंने की है, तो बोले इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये फिर लॉ अपना काम करेगा, कोर्ट्स अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, और ये डिफरेंशिएशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर वही लोग हैं चुन के आए हैं, उनके ऊपर आपराधिक केसेस है, अगर आप सपोर्ट नहीं लेंगे तो आप सरकार ही नहीं चला पाएंगे। लेकिन सरकार चलाते हुए उन्हीं को जेल भेज देना, मुझे लगता है अपने आप में पॉलिटिकल बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अच्छा, 90 के दशक का जो आरजेडी रहा, जैसे भी कार्य संस्कृति रही उस समय, अब तो सारा जिम्मा युवा के हाथ में है, उनके बेटों के हाथ में है। तब के आरजेडी और अब के आरजेडी में कोई डिफरेंसेस है या फिर पार्टी उसी लाइन पर चल रही है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी हाल में एक विधायक का बड़ा ही चर्चित मैं आ गया फोन आया। देखिए, किसी पार्टी का कैरेक्टर, व्यक्ति का कैरेक्टर ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा उससे बदलता है, लेकिन अंदर कोर नहीं बदलता है। तो हो सकता है मैं जो व्यक्ति हूं, मैं आपके साथ बैठा हूं तो आपका बिहेवियर देख के ना आप बहुत सम्मानजनक मेरे से बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे उसी सम्मानजनक से बात करूंगा। लेकिन मैं किसी दूसरी जगह जाता हूं, वहां पे कोई वैसा व्यक्ति मिल गया जो गाली गलौज करके मेरे से बात कर रहा है, अगर मैं कोर हुए हूं तो मैं वैसे बात करूंगा। आज आरजेडी बहुत सारी चीजें वैसा नहीं कर पाएगी जो 90 के दशक में करती थी, क्योंकि पब्लिक गेज बहुत स्ट्रांग है, सोशल मीडिया है, दिख रहा है, लोग थोड़े शिक्षित हो गए हैं, क्रिटिसिज्म होता है, तो वो ब्लेटेंट नहीं करेगी। लेकिन कोर नहीं जाता है कभी भी किसी का। और इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं, भाई वीरेंद्र वाला आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो तो सचिव वाला तो एक एग्जाम्पल है। आप विधानसभा में देख लीजिए उन्होंने क्या कहा, किसी के बाप का सदन है क्या, अक्सर करते हैं। विधानसभा के बाहर निकल के एक ड्राइवर हॉर्न मार रहा था, उसको उन्होंने गाली दी, आपने उसको वो वीडियो देखा होगा, अक्सर की बात है। वो एक व्यक्ति है, रीतलाल यादव, कहां चले गए? इतना बड़ा भूमाफिया आपका, उसके रिकॉर्डिंग्स हैं, जेल गए। सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री आज चलता है पटना के बगल में, तो किसका चलता है? वो किस पार्टी से? सुरेंद्र यादव किस पार्टी से है? और ऐसे दर्जनों लोग हैं। ये मोहम्मद, जो मुन्ना यादव, जो अपने आप को मोहम्मद मुन्ना बोलते हैं, वो किस पार्टी से हैं? उन्होंने अभी क्या क्या नहीं बयान दिए। तो पार्टी के लोग वही बात होता क्या है ना, कि चूंकि अब गेज इतना ज्यादा स्ट्रांग और क्रिटिसिज्म होने लगता है, वो थोड़े शांत बैठे रहते हैं। लेकिन जब भी मौका आएगा तो जो भाई वीरेंद्र वाला कैरेक्टर है वो निकल के जरूर आएगा। तो आइडियोलॉजी अभी भी नहीं बदली? बिल्कुल नहीं।
आप जमीन पे देखिए, इनके कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग की मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। आप एक प्रकार को लहजा देखिएगा बात करने में कि हमनी के सरकार आवेगा, बता दें। अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बता रहे थे, किसी पत्रकार को धमकी दे रहे थे कि 90 वाला लहरा देंगे, 90 वाला लहर आ जाएगा। इन्हीं के सांसद भूरा बाल साफ करो एक्सप्लेन कर रहे हैं 500 लोगों के सामने, और एक दूसरे व्यक्ति तो कह रहे हैं कि फिर से भूरा बाल साफ करवाएगा। मतलब वो दौर वापस लाने की इनकी तैयारी है। मैं वही कह रहा हूं, वो कैरेक्टर, वो कोर उसका नहीं जाएगा जब तक उसमें वो अमूलचूल परिवर्तन ना हो। अब वो आज भी बहुत स्पेसिफिकली चाहे बोले वो एक जाति और एक समाज की पार्टी है, और उसमें भी मैं कहता हूं वो सब लोगों को, यादवों में क्या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, शिक्षित अच्छे संपन्न लोग नहीं है, उसमें भी गिन चुन के ये किसको टिकट देंगे, वैसे ही लोगों को टिकट देंगे जो एकदम आप बोलते हैं ना छटे हुए। तो आज भी वो पार्टी वही उसी के लिए स्टैंड करती है। आप कभी इनकी बातों में आप पूछ लीजिए किसी, जैसे ठीक है आपने बात की कि युवाओं की बात कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी की तो खूब बात करते हैं, कितने लोगों को सरकारी नौकरी दे पाएंगे? आप थोड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमें बताइए, कैसे इंडस्ट्रियलाइज करेंगे बिहार को? शिक्षा पे, स्किलिंग पे बात कीजिए, कैसे करेंगे? कोई भी इनका नेता 5 मिनट बोल के दिखा दे, समाजवाद पे 5 मिनट बोल के दिखा दे कि क्या है समाजवाद। क्लेम लेकिन करते हैं कि हम 2500 रुपया महीना देंगे माँ और बहनों को। कैलकुलेट करके दिखा दे, बजट कितना है बिहार का? 3 लाख करोड़ का बजट है, उसमें आप कैलकुलेट करके दिखा दीजिए कि कहां से देंगे। यही बात तो लेकिन भाजपा भी करती है, भाजपा के स्टेट्स, दूसरे स्टेट्स में वो दे रहे हैं। अभी झारखंड का उदाहरण है, गोगो दीदी योजना लेकर आए थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी स्टेट में देखिए क्या होता है, जो बजट है मेरा, इनकम है गवर्नमेंट की, वो सर्टेन लेवल तक एक्सपैंडेबल होता है, क्योंकि आप किस प्रकार से, जैसे लोकल बॉडी से ही आप कैसे टैक्सेस लेते हैं, तो आप 5-10% तक अपने बजट को बढ़ा सकते हैं अगर आप सही में इफिशिएंटली सरकार चलाए। तो आपके पास 5-10% का लीवे हमेशा आ सकता है, उसको जो भी आपके स्कीम्स है, प्रायोरिटीज उस पर खर्च करने के लिए। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये 5 से 10% का मेरा बजट में बढ़ाऊंगा इन तरीकों से। इनकम की भी आपको बात करनी होगी और फिर मैं उसको एक्सपेंड करूंगा। ये सही तरीका है अपने मैनिफेस्टो में देने का। लेकिन अगर मैनिफेस्टो में हम जो एक्सपेंस बता रहे हैं वो मेरे बजट का 50% है, तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं लोगों से, वो रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं। तेजस्वी यादव 17 महीने यहाँ उप मुख्यमंत्री रहे। अभी हर योजना में वो क्लेम करते हैं कि ये हमारी योजनाओं की नकल है, चाहे 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, पेंशन बढ़ाने की बात हो। कितना सही है एज अ डिप्टी सीएम, वो कितना ये डिसीजन लेने में वो कैपेबल थे उस समय। अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि ये कौन सा मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड स्कीम है जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं और किया नहीं? 125 बिजली यूनिट वाला बहुत स्टेट में चल रहे हैं। तो ये कैसे कोई बोल दे कि मेरी स्कीम है, कल को मैं बोल दूं कि मतलब ये जो 8th क्लास में मैथ्स का फॉर्मूला पढ़ाते हैं ना, ये मैंने इजाद किया है। ऐसे हो सकता है क्या? कोई आप एक ऐसी स्कीम बताते जो सिर्फ बिहार में हुआ, आज तक किसी स्टेट में नहीं, और बहुत मॉडल। जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चियों की साइकिल वाला जब हुआ था, तो जिस किसी भी ब्यूरोक्रेट ने, पॉलिटिशियन ने आइडिया दिया वो बोल सकता है फर्स्ट टाइम के लिए था, तो मान लेते हैं कि अच्छा आपने दिया क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। वो कौन सा यूनिक, कोई मेरे को एक बता दीजिए। 125 यूनिट बिजली फ्री, सरकारी नौकरी दी है तो हम आप कैसे दिलवा सकते हैं? अच्छा, सरकारी नौकरी की जैसे बात हो रही है, लालू यादव जब चीफ मिनिस्टर बने, अपनी माँ की आशीर्वाद लेने के लिए गए, माँ ने उनसे पूछा था कि बेटा क्या बने हो, बताया कि हम सीएम बन गए। बोले वो सब तो ठीक है लेकिन सरकारी नौकरी तो नहीं मिला तुमको। आज वही बिहार है जहां मुख्यमंत्री अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात कर रहे हैं। क्या बिहार में इतना रोजगार संभव है, 1 करोड़ नौकरी देना? सवाल ये नहीं है कि संभव है नहीं, सवाल है कि आपको देना पड़ेगा। सरकारी नौकरी तो बिल्कुल संभव नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसमें आपको सब इंक्लूड करने का। सरकारी नौकरी तो उसका बहुत छोटा पोर्शन है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स को भी जोड़ देते हैं, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी और फिर रोजगार, स्वरोजगार जिसे बोलते हैं, सब मिला के आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो जो युवा पढ़ लिख गया है उसमें फ्रस्ट्रेशन आएगा। जो युवा को आप सही रास्ता नहीं दीजिएगा कुछ काम करने का, वो गलत रास्तों पे जाएगा वही युवा। वही जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकता है स्टेट का, वही फिर युवा आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा अगर वो उसकी एनर्जी को आप सही जगह पे खर्च नहीं कर रहे हैं। तो सरकारी नौकरी छोटा सा पोर्शन हो सकता है। मुझे लगता है एज अ स्टेट जॉब्स क्रिएट करने में बहुत फोकस करना पड़ेगा अपने को। जॉब्स क्रिएट होंगे, यहां करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं आपके पास ऑप्शन नहीं है। आज नहीं हो रहा है तो देखिए कितना फ्रस्ट्रेशन है। आज बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पलायन।
हर कोई इसकी बात करता है। और मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, हम लोगों ने 2005 के बाद एक जो ट्रांजिशन किया, जिसमें स्टेट में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सड़कें बनी, बिजली आई, नल जल से आज पानी है हर जगह, बेसिक लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं। अब हमें नेक्स्ट लेवल पर ट्रांजिशन करना पड़ेगा, और नेक्स्ट लेवल वहां पे है जिसमें एजुकेशन की क्वालिटी होगी। अब स्कूल्स में जैसे शिक्षक आते हैं, मोटा मोटी स्कूल खुलते हैं, बच्चे बैठते हैं, पढ़ाई होती है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है खुलते हैं, वहां पे नर्सेज होती हैं, दवा रहती है। अब उसकी क्वालिटी की बात करनी पड़ेगी, स्किलिंग की बात करनी पड़ेगी, जॉब्स की बात करनी पड़ेगी। अगर नहीं बात करेंगे तो जिस प्रकार आज हमारे 18 से 25 साल में 10% पॉपुलेशन है बिहार की, सोचिए इसके अंदर कितनी एनर्जी होती है। अगर इसको आप सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो स्टेट के लिए बहुत। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि बिहार का युवा केवल नौकरी ही पाने की होड़ में लगा हुआ है। बिहार का युवा कभी नौकरी प्रदाता नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ट्रांजिशन नहीं किया। देखिए आप कहां से आते हैं उसमें बहुत फर्क पड़ता है। कहीं भी देख लीजिए, चाहे मुंबई में ऑटो ड्राइवर्स देख लीजिए, चाहे आप कूली देख लीजिए, या मल्टीनेशनल कंपनी में आप इंजीनियर्स देख लीजिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देख लीजिए, आपको हर जगह बिहार की छाप दिखेगी, बिहार के लोग वहां दिखेंगे। तो बिहार के लोग नौकरी सब जगह कर रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग भी बिहार में नौकरी करेंगे, ऐसा संभव दिखता है कि नहीं? मैं वही कह रहा हूं, जो एक आप किस स्टेज पे और कहां से आते हैं ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो जो लोग लोअर मिडिल क्लास या बहुत पुअर बैकग्राउंड से आए हैं, उनकी सबसे पहले सोच होती है लाइफ में सिक्योरिटी, तो नौकरी तक ही सोच पाते हैं। जब आपका थोड़ा सा स्टेट ग्रो करता है, आप जब उस स्तर पे पहुंचते हैं कि लगता है कि अब खाने पीने की दिक्कत नहीं है, तो आप सोच पाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में। हमें लगता है एज अ स्टेट अभी हम लोग वो ट्रांजिशन नहीं कर पाए। तो पहला स्टेज तो वही रहने वाला है जिसमें आप लार्ज स्केल जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश करें, और उसी में से देखेंगे फिर आप जो कुछ लोग हैं जो थोड़े ज्यादा उद्यमी होंगे। आप देखें जैसे अनिल अग्रवाल, मान लीजिए अनिल अग्रवाल जी जो है, आज सेमीकंडक्टर यूनिट की उन्होंने बात की यहाँ पे पटना के पास में, क्योंकि उन्होंने कभी शुरू की उद्यमिता, जो स्टेज पे पहुंच पाए तो उन्होंने वहां किया। तो इन्हीं जॉब्स में से कुछ लोग होंगे जो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, फिर इसी स्टेट में वो इन्वेस्ट करेंगे। तो एक वो ट्रांजिशन है। अभी हमें लार्ज स्केल जॉब्स क्रिएशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। लालू यादव जी जब रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने भी एक जॉब स्कीम निकाली थी, लैंड फॉर जॉब। क्या था, कितने लोगों को लाभ मिला इसका? जमीन देकर के कितने लोग नौकरी पा सके और कितने आज भी नौकरी कर रहे होंगे? इनफैक्ट आप अगर देखेंगे तो लैंड फॉर जॉब्स सिर्फ रेलवेज के उनके स्टेंट तक सीमित नहीं था। अच्छा। लैंड फॉर जॉब्स वो 90 के दशक से करते चले आ रहे थे। 1993 में बीपीएससी के चेयरमैन बनाए गए कोई यादव थे, उन्होंने अपनी जमीन 2 लोगों को बहुत हल्के दामों पे बेच दी। उन दोनों लोगों ने बाद में तेजस्वी के नाम से उन जमीनों को दान कर दी, और वो दोनों लोग फिर बाद में खुद से एमएलसी बन गए। तो ये 90 की शुरुआत से चला रहा है लैंड फॉर जॉब्स। जो रेलवे वाला है उसमें इनफैक्ट अभी सीबीआई के जितने भी खुलासे हुए हैं, उनमें जिन लोगों को जॉब्स दिए गए, एक तो पात्र नहीं थे, बीपीएल परिवार के लोग थे, हृदयानंद चौधरी, ललन चौधरी, बीपीएल परिवार के लोग। उनका फोटो है घर का, वो कच्चा घर है और वो अपनी जमीन दान में दे रहे हैं। इन लोगों में से इन लोगों के सर्टिफिकेट्स के लिए, स्कूल सर्टिफिकेट्स के लिए एक स्पेसिफिक स्कूल खोला गया, एक फर्जी स्कूल खोला गया, जिससे सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए एक फर्जी स्कूल खोला गया, जिससे इनके सर्टिफिकेट्स बने। और कई केसेस में लोगों को 1 दिन में नौकरी दी गई, 1 दिन में। सरकारी नौकरी सोचिए 1 दिन में कभी संभव हो सकता है क्या? और दूसरा सबसे इसमें हास्यास्पद यह है कि कई बार लालू जी बोलते हैं कि हम सामाजिक न्याय और कम से कम अपनी जाति के लोगों का तो फायदा किया। इसमें से ज्यादातर लोग जिनकी जमीनें उन्होंने ली है उनकी खुद की जाति के लोग, ज्यादातर इसमें से। इनफैक्ट रेलवे की नौकरी तो बहुत छोटी चीज है, छोड़ दीजिए आप। कांति सिंह मंत्री बनी थी यूपीए 1 की सरकार में, उन्होंने अपनी 99 डेसिमल जमीन और 3 मंजिला मकान इनको गिफ्ट की मंत्री बनने के लिए। और वो तो गिफ्ट डीड है, वो तो पब्लिक इंफॉर्मेशन है। ये क्यों गिफ्ट किया आपने? कुछ डील हुई उसमें। इससे ज्यादा ऑब्वियस क्या होता है? कोई अपना 99 डेसिमल जमीन दे देता है क्या किसी को, और 3 मंजिला मकान? आज तक आपको या मुझे तो किसी ने नहीं गिफ्ट की अपना घर और जमीन। रघुनाथ झा ने अपनी जमीन गिफ्ट की इनको मंत्री बनने के लिए यूपीए 1 की सरकार में। कितने केसेस ऐसे हैं जो आज पब्लिक डोमेन में है? आप देखेंगे जो अभी इनके पास टोटल संपत्ति है लालू परिवार के पास ओवरऑल, आप देखेंगे तो 141 लैंड के प्लॉट्स घोषित हैं, रजिस्टर्ड हैं। 141 जमीन के प्लॉट, 30 फ्लैट्स इनके पूरे परिवार के नाम से, 30 फ्लैट और 6 बंगलो इनके परिवार के नाम से। वही परिवार जो 90 में वेटनरी कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और जो समाजवाद की बात करता था। विकास तो हुआ है इनका, वही तो बता रहा हूं मैं। और पूरे टिन्नौर में उन्होंने लैंड फॉर जॉब्स को इतने गलत, मतलब जमीनें लेना तो इन्होंने एक धंधा बना लिया था।
और अभी सीबीआई ने इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया केस चलेगा उसमें, तो इनको कन्विक्ट होना ही होना है, इसमें नहीं बच सकते। और ज्यादातर जब वो जमीनें तेजस्वी और तेज प्रताप को गिफ्ट की गई तो नाबालिग थे, मतलब 18 वर्ष की उम्र में तो तेजस्वी ऐसी करोड़पति बन गए थे जमीन सिर्फ ले लेके। मतलब कोई बच्चे को कोई जमीन क्यों गिफ्ट करेगा भाई? कोई एक लॉजिक हमें बता दे। अब आगे जेल जाएंगे ये लोग। मुझे तो उस केस में इतना स्ट्रॉन्ग केस है, वो फॉर्डर स्कैम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस है, क्योंकि वो ट्रेल साफ है ना। इनफैक्ट सुशील मोदी जी की किताब है लालू लीला, आप पढ़िएगा, उसमें तो एक एक ट्रेल दिखाया हुआ है कि फलाना जमीन इस साइज का, यहां पे लोकेशन, इतने तारीख को इनको ट्रांसफर किया गया, इनको गिफ्ट दिया गया, पूरी विवरणी है उसमें। तो उसमें आप डिनाई क्या कर सकते हैं? आपको रीजन बताना होगा ना कि मुझे क्यों किसी ने गिफ्ट किया, और एक दो नहीं, सैकड़ों मामले में। सर आप बहुत एक्टिव रहते हैं राजनीतिक मंचों पर भी, बहुत गहन विश्लेषण करते हैं। आने वाले 5 साल में बिहार को कहां देखते हैं? और इस 2025 के चुनाव में अभी अगर हम लोग देखते हैं तो 3 ध्रुव हमें दिख रहे हैं, एक एनडीए है, एक महागठबंधन है, और एक जनसुराज को भी अगर हम लोग काउंट करते हैं तो ये 3 धुरी में कहां कौन स्टैंड कर रहा है? 2025 में बिहार पब्लिक किसे चुनने जा रहा है? बिहार का इलेक्टोरल इतिहास देखेंगे तो बहुत क्लियर रहा है कि जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी, इसमें से 2 पार्टियां जिधर रही है वो जीती है, एकदम ये क्लियर है, इसमें कहीं भी आपको दिख जाएगा इतिहास। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी जेडीयू फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है। फिर अब कंपेयर कीजिए 2020 से, तो 2020 में भी बीजेपी जेडीयू साथ थे, लेकिन एलजेपी अलग लड़ी थी, कुशवाहा जी अलग लड़े थे। तो एलजेपी इनफैक्ट करीब 143 सीटों पे लड़ी और उसने बहुत जगहों पे नुकसान किया। कुशवाहा जी अलग लड़े, उन्होंने कुछ सीटों पे नुकसान किया। अब ये दोनों भी साथ में हैं, वो दोनों अलग लड़े फिर भी बहुमत में आई थी बीजेपी जेडीयू, अब ये दोनों भी साथ में हैं। एलजेपी का खुद अपना एक वोट बैंक है, कुशवाहा जी का एक क्षेत्र में अपना खुद वोट बैंक है, मांझी जी का अपना एक क्षेत्र में वोट बैंक है। तो आपको जो भी होगा 2020 के रिजल्ट में एडिशन देखने को मिलेगा। एक तो ये तरीका समझने का है। दूसरा, बिहार में कास्ट लाइंस पे बहुत वोटिंग होती है, आज भी ये सच्चाई है, चाहे हम सही माने चाहे गलत माने। तो ज्यादातर आप देखेंगे इन कोलिशन से वो डिसाइड हो जाता है करीब करीब कि मोटा मोटी कास्ट का वोट किधर जा रहा है। उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, मैं मानता हूं 5% इधर गया इधर गया, लेकिन ब्रॉडली डिसाइड हो जाता है। और उस कास्ट अरिथमेटिक में भी आप देखेंगे तो इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग एज दिखेगा। तीसरा जो आपने बात की प्रशांत किशोर जी की, मैं तीसरी धुरी नहीं मानूंगा, दैट वुड बी बहुत ज्यादा वेटेज देना। मैं डिसमिस भी नहीं कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, और कोई भी युवा नया व्यक्ति अगर राजनीति में आता है तो बहुत खुशी की बात है। और खास करके तब जब वो अच्छी चीजों पे बात कर रहे हैं, वो जाति पे बात नहीं कर रहे, ये मुझे बहुत खुशी हुई। शिक्षा पे बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जो वोटिंग प्रोसेस है वो बहुत इमोशनल प्रोसेस है, वो लॉजिकल प्रोसेस नहीं। कई बार आप नेता को वोट देते थे किस लिए? अरे हमको अच्छा लगता है, उसका बोली व्यवहार हमको ठीक लगता है, हो सकता है उसे 50 क्रिमिनल केस हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है। और ये तब कब आता है ये इमोशनल कनेक्ट? जब आपने वो समय व्यतीत किया होगा उन वोटर्स के साथ, या आपकी आइडियोलॉजी से वो लोग कनेक्ट करते हो। अभी प्रशांत किशोर जी का क्या है, पार्टी का ब्रॉडली वो कनेक्ट, क्योंकि उन्होंने बहुत तेजी से उस पार्टी को ग्रो किया, उनके पास संसाधन थे, पैसे थे, तो ठीक है उन्होंने उसको यूज किया। लेकिन उस तेजी से ग्रो करने के चक्कर में मुझे लगता है वो जो एक नेचुरल कनेक्ट स्टैब्लिश होना चाहिए वोटर के साथ और एक आइडियोलॉजी के साथ, वो शायद अभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। और इसीलिए शायद वो जब वोट में कन्वर्ट होने की बारी है तो परसेंटेजेस आ जाएंगे। मान लीजिए 5% वोट आ गया, 7% वोट आ गया, लेकिन जब वो सीट्स कन्वर्जन में आप देखने जाएंगे तो आपको बहुत बहुत मिनिमल दिखेगा। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहता हूँ, बिहार में 20 साल जो नीतीश कुमार जी ने अभी सरकार संभाली है, इस 20 सालों के काम को आप 10 में से कितना अंक देते हैं? कितना सही काम हुआ है? देखिए, मुझे लगता है कुछ चीजों पे बहुत अच्छा काम हुआ और कुछ चीजों पे बहुत काम होना बाकी है। मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम हुआ है, मैसिव। आज हमारे यहाँ के रोड्स देश में किसी भी राज्य के रोड से कंपेरेबल है, हाईवेज वगैरह, कनेक्टिविटी देख लीजिए तो। फिर वो बाकी चीजों में भी एक्सटेंड करती है, चाहे रेलवेज में, एयरपोर्ट्स में, इन बाकी चीजों में। इंस्टीट्यूशंस में भी अच्छे काम हुए हैं, जितने भी, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो आईटी हो, आईएम हो, नालंदा यूनिवर्सिटी का रिसर्जेंस हो, इस पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है। एजुकेशन में मुझे लगता है एक सर्टेन लेवल तक हम लोग गए हैं, अब हमें क्वालिटी की बात करनी पड़ेगी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, है ना? वो एनरोलमेंट रेशियो पे
अब करीब करीब सब बच्चे स्कूल जाते हैं। अब वो शायद ही कोई बच्चा आपको दिखेगा जो स्कूल नहीं जाता होगा। तो अब वो जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसकी क्वालिटी क्या है, फिर वो कॉलेज कैसे मूव कर रहा है, स्किलिंग क्या है, जॉब रेडी कैसे हो रहा है, उस पर हमें बात करनी पड़ेगी। हेल्थ पे अगेन फिर से वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स अब खुलते हैं, डॉक्टर रहते हैं, प्राथमिक उपचार होता है, लेकिन क्वालिटी पे जाना होगा उसके। फिर से हमें लॉ एंड ऑर्डर पे फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। मुझे लगता है अभी थोड़ा सा फिर इश्यूज आए हैं, उसको थोड़ा फिर टाइटली देखना होगा। जो एक बार 2005 के बाद जो स्टैंड लिया गया था, स्टैंड वही कंटिन्यू होना चाहिए और बहुत हैवी हैंडेड के साथ, क्योंकि बिहार वैसा समाज है जहां आप लूज छोड़ेंगे तो फिर वो होगा क्राइम्स। तो वो हल्का सा भी उसमें कोताही नहीं बरती जा सकती है, वो आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। एक चीज जो मुझे लगता है जिसमें बहुत काम करने की जरूरत होगी वो माइग्रेशन पे, जॉब्स पे। सबसे बड़ा दर्द मुझे इस राज्य का यही लगता है कि यहां जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी पढ़ जाता है, लिख जाता है या कुछ भी करना चाहता, बिना पढ़े लिखे भी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, उसको राज्य से बाहर जाना पड़ता है। तो एक प्रकार से फोर्स्ड माइग्रेशन हुआ ना, कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपने घर पे रहना चाहेगा, तो व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, उसका परिवार गांव में रह रहा है, उसके बच्चे गांव में रह रहे हैं, वो वहां से पैसे भेज रहा है 5,000 रुपए, वहां कैसी कंडीशंस पे रह रहा है, एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं, 5 दिन में सो रहे हैं, 5 रात में सो रहे हैं। और दूसरा, उसको इतना जिल्लत झेलना पड़ता है, उसको उतना अनवांटेड फील होता है। ये अनवांटेड भी क्यों फील होता है, और बार बार हम लोग जो बात करते हैं कि बिहारी मजदूर को वहां पे गाली दे दी, वहां पे ऐसे बोल दिया, वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे जरूरत होती है मान लीजिए 50 मजदूरों की, और आप 100 लोग वहां पे जाके पड़े हुए, आप इतने अवेलेबल है ना उनके लिए, तो उनको आपकी कदर नहीं होती कभी भी। आपको याद होगा कोविड के बाद जब सब मजदूर लौट आए थे, तो यही पंजाब के फैक्ट्रीज वाले मजदूरों को प्लेन भेज भेज के बुला रहे थे, प्लेन की टिकट करवा रहे थे, और बस करवा रहे थे, और ट्रेन करवा रहे थे। क्यों करवा रहे थे? जरूरत थी उस समय। एग्जैक्टली। तो जब आप यहां पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे, माइग्रेशन तो कभी भी होगा, थोड़ा बहुत कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी के लिए उसके लिए जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जब वो कंट्रोल्ड होगा ना, तो वही मजदूर जो आज हो सकता है वहां 400-500 रुपए कमा रहा है, कल को सप्लाई थोड़ी कम होगी तो वही 700 कमाएगा, और थोड़े इज्जत के साथ कमाएगा। सप्लाई डिमांड वाली जो करेक्ट। तो फैक्ट्री वाला डरेगा कि भाई चला गया तो मेरा काम रुक जाएगा। आज क्या है, वहां पे 5 बिहारी उसको पता है कि अवेलेबल है, कोई बात नहीं, ये जाएगा तो और 5 बुला लेंगे हम। तो उस पर हमको बहुत काम करना पड़ेगा, ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए, लोगों की डिग्निटी के लिए, राज्य की डिग्निटी के लिए, और अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत काम करने की जरूरत हमें। और लोअर लेवल जॉब से स्टार्ट करने की जरूरत है। बीपीओ से स्टार्ट कीजिए, फैक्ट्रीज के जॉब से स्टार्ट कीजिए, एकदम एकदम छोटे मीनियल जॉब से, 10,000 वाला ही जॉब हो, लेकिन यहीं पे हो। बड़े जॉब्स की बात नहीं कर रहे हैं वो उसमें। आज एक बिहारी की डिग्निटी कहाँ है? मतलब पहले जो कभी बिहारी का अपमान सहता था बाहर में, बड़ी ही हे दृष्टि से देखा जाता था बिहारियों को, आज बिहारियों का मान बढ़ा है वैश्विक स्तर पर, बिहार पूरे देश के स्तर पर? थोड़ा चेंज हुआ है। जैसे कुछ वर्षों पहले तो बहुत ही ज्यादा, मैं खुद 18 साल का था तो मैं दिल्ली पहली बार गया था आईटी की तैयारी करने, और मैंने झेला है ना, वो शब्द झेले हैं मैंने। आज शायद उतना खुलेआम कोई नहीं कहता है, पॉकेट्स में कहते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी शायद थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर भी जो इज्जत मिलनी चाहिए शायद अभी भी नहीं मिल रही, और वो मुझे लगता है तभी आएगी। देखिए, एक सामाजिक नियम है कि आप जितने आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं, वो इज्जत उसके साथ ही आती है। तो जो कोई फॉर्च्यूनर में चलता है तो लोग उससे इज्जत से ही बात करते हैं, एक सिंपल सोसाइटल मेंटालिटी बता रहा हूं। तो आप एज अ स्टेट जब बहुत ज्यादा सशक्त हो जाएंगे इकोनॉमिकली, और आप वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दिख रहा है इसकी वैल्यू है। जैसे बिहार से ही जो लोग थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाहर अच्छे पदों पे, उनको देखिए बहुत इज्जत से बात होती है। तो हमें लगता है कि वो हम जब तक खुद को सशक्त नहीं करेंगे और हमारे लेबर का वैल्यू हम उनको दिखाएंगे नहीं कि यार हम इतने भी हल्के नहीं हैं, तब तक वो इज्जत ना नहीं मिलेगी। अभी 2025-26 में जो बजट आया, विपक्ष ने कहा कि बिहार का बजट है, बिहार को बहुत कुछ मिला है इसमें। केंद्र सरकार आज बिहार को कैसे देखती है? कितना वैल्यू है आज बिहार के लिए? क्या वो चुनाव को लेकर के वैल्यूएशन है, या फिर सच में बिहार को लेकर के गंभीर है केंद्र सरकार? नहीं, जैसे ये आप नंबर्स जब कंपेयर करेंगे, जो स्टेट का टैक्स कंट्रीब्यूशन होता है केंद्र को, और वापस केंद्र से जो सेंट्रल असिस्टेंस मिलता है स्टेट्स को, बिहार का रेशियो सबसे ज्यादा है पूरे देश में, जो हम टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद जो हमें मिलता है। मिलना भी चाहिए, मैं बोलता हूं, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी देश में, और सिर्फ ये भारत के लिए एप्लीकेबल है, मान लीजिए आप यूएस चले जाइए तो उसके कोस्टल एरियाज बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, और आप एकदम जो मेनलैंड सेंटर में चले जाएंगे बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। दुनिया के हर देश में ऐसा होता है, असमानता होती है।
समाज के विभिन्न वर्गों के बीच, विभिन्न क्षेत्रों के बीच। तो सरकार का क्या काम होता है कि जो भी पीछे छूट जाए, चाहे वो समाज का वर्ग हो, चाहे वो एक क्षेत्र हो, उसको बाकियों के साथ उस स्तर पे लेके आना। हम लोग पहले ही गलत नीतियों के कारण पिछड़ चुके हैं। 1982 में जगन्नाथ मिश्र को इंदिरा गांधी के द्वारा चीफ मिनिस्टर पद से इसीलिए हटाया गया था कि जगन्नाथ मिश्र ने कह दिया था कि ये जो हम लोगों को जो मिनरल का रॉयल्टी मिलता है बहुत कम ही, हम लोग को ज्यादा मिलना चाहिए, इसका हिस्सा हम लोग को सही नहीं मिल रहा है। तो उन गलत नीतियों के कारण, फ्रेट इक्वलाइजेशन के कारण ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं। तो इस राज्य को सरकार केंद्र करती भी और उसको करना भी चाहिए कि जो भी क्षेत्र, ना सिर्फ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जो भी ऐसे स्टेट्स जो विकास की रेट में पिछड़ गए हैं, उनको थोड़ा स्पेशल ध्यान देके उस स्तर तक लाना चाहिए जो कम से कम एक नेशनल एवरेज हो, किए बिना। क्योंकि और दूसरा, जो सदर्न या वेस्टर्न स्टेट्स हैं आपके, वो ऑलरेडी ग्रो कर गए हैं उस लेवल पे। तो अगर आपके देश को भी अब ग्रो करना है, 2047 का वो लक्ष्य पाना है, तो आप देखते हो कि जब तक ये एरिया ईस्टर्न इंडिया ग्रो नहीं करेगा, तब तक आप 2047 के लक्ष्य को नहीं पा पाओगे। नीतीश कुमार जी को आप कितना नंबर देते हैं 10 में, इनके 20 सालों के काम को? मैं 2005 से 10 को 10 में 12 दूंगा। आने वाला 2025 से 30 बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये थे मृत्युंजय शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं बिहार के संदर्भ में, पूरे देश के संदर्भ में, और बिहार आज कहाँ है उसके बारे में हमें बताया है। बिहार के भविष्य, बिहार के अतीत को रेखांकित करते हुए इन्होंने जो बातें रखी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहारनामा के स्टूडियो में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।